सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जो टर्म 2 का आने वाला प्रश्न होता है ना मैथ के, उसके जैसे कि आप सभी को पता है कि मॉडल सेट निकल चुका है। तो मॉडल सेट निकल चुका है, मॉडल सेट इस तरह का निकल चुका है कि सभी विषयों का 3-3 मॉडल सेट निकला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के मॉडल सेट 1 जो कि मैथ के है, जैसे यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 क्लास 9 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स, इसमें कुल नंबर मिलेगा आप लोगों को 40 और समय मिलेगा आप लोग को 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह का है प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आप लोगों का पैटर्न के बारे में देख लेते कि पैटर्न इसमें आप लोगों को कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगा, जिसमें से 1 से 7 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें आप लोगों को 5 प्रश्नों को देने की ज़रूरत है। सभी प्रश्नों को उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है 1 से 7 तक। उसके बाद 8 से 14 आप लोगों का लघु स्तरीय प्रश्न है कि नहीं, 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी 8 से 14 तक आप लोगों का सभी प्रश्नों को उत्तर नहीं देना है, 5 प्रश्नों को जो आप लोगों को सही लगेगा वही देना है। और जो 15 से 19 तक है उसमें आप लोगों को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, इस तरह का आप लोगों को देना है, सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। क्या शॉर्ट एक पढ़ देख लेते हैं 1 से 7 तक 5 प्रश्नों का। उसके बाद आप लोगों का 14 से 15 तक यहाँ पर भी 5 प्रश्नों का, और आप लोगों का रुकिए 1 सेकेंड, 1 से 7 तक आप लोगों का 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 8 से आप लोगों का 14 तक भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, और 15 से 19 तक आप लोगों का 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं कि प्रश्न सब देखिए, ये सब प्रश्न है आप लोगों का। सेक्शन ए है, 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है। इस तरह का आप लोगों का प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रश्न है इसको हम लोग जो आप लोगों का 19 प्रश्न है, तो 19 का 19 हम हल करवा दिए। परीक्षा में 19 के उत्तर नहीं देना है, जो आप लोग का अच्छा लगेगा उस अनुसार देना है, जैसे जिस तरह का देना होगा। सेक्शन ए में आप लोग का 5 प्रश्न का उत्तर देना है, सेक्शन बी में भी आप लोग का 5 प्रश्न का उत्तर देना है, और सेक्शन सी में आप लोगों का 3 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते, एक एक प्रश्न का हम लोग हल करते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो प्रश्न वहाँ पर था ना, वही प्रश्नों को हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर वही प्रश्नों को लिख दे यहाँ पर, और उस प्रश्नों का हल करवाए। जैसे कि यहाँ पर पहला 1 नंबर प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सभी कोण निकालने के लिए बोला गया। तो मान लेते हैं कि जो अनुपात दिया हुआ है 3:5:9:13, ये मान लेते हैं कि 3x, 5x, 9x तथा 13x है। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बराबर 360 डिग्री। तो सभी कोण को योग करेंगे 3x, 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 डिग्री। सभी के जोड़ेंगे तो कितना 30x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 बटा 30, 0 0 काट गया, 3 बार 36 डिग्री, यानी x बराबर 12 डिग्री निकल गया। अब तो कौन निकालेंगे हम लोग, कौन क्या मानते 3x, यानी 3 गुना x, 3 गुना 12 36 डिग्री। 5x के माने थे, यानी 5 गुना 12 60 डिग्री। फिर माने थे 9x, 9 गुना 12 160 डिग्री। फिर 13x, 13 गुना 12 156 डिग्री। ठीक है, हो गया 1 नंबर प्रश्न। अब 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए आकृति में केंद्र O वाले वृत्त के 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC 30 डिग्री तथा कोण AOB 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब प्रश्न पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये सब जो आप लोग का ये चैप्टर है आप लोग का 10.4 के इसको वीडियो हम बना चुके हैं। जैसे ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है, इसमें बोला गया है कि AOB है 60 डिग्री और BOC है 30 डिग्री। तो ADC मतलब ये वाला कोण निकालने बोला है। तो ये वाला कोण क्या होता है, इसका आधा होता है। तो सबसे पहले इसका एक वाला कोण निकालेंगे। कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण AOB प्लस BOC। AOB का मान दिया है 60 डिग्री, BOC का मान दिया है 30 डिग्री। 60 प्लस 30 बराबर 90 डिग्री। तो ADC भी क्या होगा, हाफ कोण AOC, तो हाफ गुना AOC 90 डिग्री। तो 2 से 90 को काटेंगे 45, यानी 45 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोग का 3 नंबर है, जो कि आप लोगों का रचना बनाने के लिए बुलाएंगे। तो इसका रचना हम बोर्ड में बनाएंगे। ठीक है, इसका अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसमें संभव नहीं होगा, इसमें मेरा जगह कम है, तो इसका हम बोर्ड में बना देंगे। आप लोगों को चिंता की कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। देखिए इसके आप लोग का हिरन का सूत्र से है, जिसका 2 भुजाएं दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों भुजा की जरूरत होगा।
तो एक त्रिभुज मान लिए, इसमें ये 8 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, इस भुजा को सी मान लिए। परिमाप दिया जाए 32 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर 32, परिमाप होगा 8 + 11 + सी, सभी भुजाओं का योग बराबर 32, 8 और 11 हो जाएगा 19 + सी बराबर 32, तो सी बराबर 32 - 19, तो सी बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब ए बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, बी बराबर हो गया 11 सेंटीमीटर, सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो एस बराबर क्या होता है, ए + बी + सी बटा 2, तो ए 8 + 11 + 13 बटा 2, यानी एस बराबर 32 बटा 2, यानी एस बराबर निकल गया 16 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर √* एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो मान बिठाएंगे कि बराबर, तो एस का मान 16, 16 - 8 इंटू 16 - बी का मान 11, यानी 16 - सी का मान 13। तो इसको घटाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 16, 16 में 8 जगह 8, 16 में 11 जगह 5, 16 में 13 जगह 3। तो यहाँ पर 16 को तो हम लिख सकते हैं ना 8 × 2, और 8 को 8 ही कर दे, और 5 को 5 और 3 को 3। ठीक है, और जैसे देखिए जो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा लगाते हैं, तो 2 × 8 में 1 × 8 होगा, गुना √* में क्योंकि 1 2 है तो ये रूट में रहेगा, तो 2, 5 भी रूट में रहेगा, 3 भी रूट में रहेगा, तो 8 गुना यहाँ पर 2 5 10, 10 3 30, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 8 √* 30 वर्ग सेंटीमीटर। हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर है आप लोगों का प्रश्न कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, जिसे यहाँ पर है, इन गोलों के माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो माध्य बराबर सभी संख्या क्या है, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, कितना संख्या है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड 10, सभी को जोड़ दिया तो 28, 28 बटा 10, नीचे 1 0 होता है, 1 के बाद पॉइंट हो गया ना, 2.8 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों का है 6 नंबर के आंकड़े 14 25 14 28 18 7 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला ये होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा। देखिए जो आप लोग के यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये सभी को देखिए कि कौन वाला संख्या ज़्यादा आया है। तो यहाँ पर देखिए जो 14 वाला संख्या है सबसे अधिक आया है, यानी इसका बहुलक हो जाएगा 14। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि एक सिक्कों को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। हेड 455 है, टेल 545 है। तो प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि जो घटना है उसका संख्या ऊपर में लिखेंगे और नीचे कुल संख्या। तो पहले निकालने बोला था हेड 455, तो हेड 455 की प्रायिकता हो जाएगा 455 डिवाइड कुल संख्या की है 1000, तो इसकी बटा 1000। यहाँ पर 0 5 से काटे, 5 9 45, 5 1 5, 5 2 10, 2 को 0 2 को 0, तो यानी 91/200 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब टेल 545 की प्रायिकता, तो बराबर हो जाएगा 545 नीचे कुल संख्या बराबर बटा 1000। तो यहाँ पर 5 1 5 0, 5 9 45, 5 2 10 00, यानी 109/200 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 8 नंबर की ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाएं AB BC और CD और DA के मध्य बिंदु दर्शाए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। देखिए चतुर्भुज PQRS को दर्शाने के लिए बोला गया है कि एक आयत है। तो आयत होने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि आमने सामने भुजा बराबर होना चाहिए, मतलब ये आमने सामने भुजा बराबर होना चाहिए, और एक कोण मतलब ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये तो हम लोग को सिद्ध करना है, तो वही करेंगे। तो जैसे कि दिया गया है, तो एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाए ABCD, और इसके मध्य बिंदु में जैसे AB के मध्य बिंदु P बोला गया, तो P लिए, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है, और AD का मध्य बिंदु S है। ठीक है, और इसको मिला दिए। देखिए उसके बाद आगे है कि सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। रचना PQ यहाँ पर जो यहाँ पर है आप लोगों का PQ को मिला दिए, SR को मिला दिए, और SP को मिला दिए, सभी को मिला दिए, और यहाँ पर AC को भी मिला दिए, तो वही यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है कि भुजा AB का मध्य बिंदु P है तथा BC का मध्य बिंदु Q है। देखिए ABC में देखिए थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, जैसे ABC तो AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। ठीक है, तो जब है तो क्या हो जाएगा, PQ समांतर AC हो जाएगा जब मध्य बिंदु है, तो और PQ बराबर क्या होगा, हाफ AC मध्य बिंदु है। उसी प्रकार त्रिभुज ADC में भी देखिए कि CD का मध्य बिंदु R है तथा AD का मध्य बिंदु S है।
यहाँ पर सी डी का मध्य बिंदु आर है और सी डी, यहाँ पर देखिए सी डी का मध्य बिंदु आर है और ए डी, यहाँ पर ए डी का मध्य बिंदु एस है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी डी, यहाँ पर सी आर निकालेंगे या डी आर निकालेंगे, सी डी का आधा होगा, उसी तरह डी एस या ए एस निकालेंगे तो ए डी का आधा होगा, दोनों क्या होगा, समांतर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर नीचे वाला है तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का एस आर समांतर ए सी तथा एस आर बराबर हाफ ए सी हो जाएगा। इसको समीकरण 2 लिए, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर आर एस, क्यों होगा पी क्यू समांतर आर एस। देखिए यहाँ पे पी क्यू समांतर ए सी है और यहाँ पर भी एस आर समांतर ए सी है, दोनों समीकरण का देखिए, यहाँ पर पी क्यू समांतर ए सी है, यहाँ पर भी एस आर समांतर ए सी है, यानी पी क्यू समांतर आर एस यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू समांतर आर एस, तथा यहाँ पर तब समांतर हो जाएगा तथा पी क्यू बराबर एस आर हो जाएगा। तो अतः क्या होगा, अतः यहाँ पर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हुआ। देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एस तो समांतर चतुर्भुज यहाँ पर हो गया, लेकिन अभी इसका आयत हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी 90 डिग्री वाला अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो अब 90 डिग्री वाला लाना होगा। तो देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में, देखिए चतुर्भुज जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, तो ये एक क्या है, ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी है, यहाँ पर आप जो चतुर्भुज है तो सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है तो चारों भुजा समान होगा। तो चतुर्भुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, यहाँ पर दोनों में हाफ करते हैं, हाफ ए बी, यहाँ पर भी हाफ बी सी, तो हाफ ए बी और हाफ बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हाफ ए बी पूरा है ए बी का आधा करेंगे तो यहाँ पर ए पर क्या हो जाएगा, ए पी या बी पी, वहाँ पर भी बी सी का आधा करेंगे तो बी क्यू या सी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर है आप लोगों का, तो ये हो जाएगा पी बी बराबर बी क्यू। ठीक है, और उसके बाद जो आप लोगों का ये वाला है, देखिए यहाँ पर हम कोण लिए, कोण 3 और कोण 4 ये बराबर होगा। ठीक है, ये कोण भी यहाँ पर बराबर होगा, तो कोण 3 बराबर कोण 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दो भुजा मिला, कोण मिला, तो क्या हो जाएगा, सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, सर्वागसम त्रिभुज सी क्यू आर। तो जब सर्वागसम हो जाएगा तो प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ये वीडियो थोड़ा ये वाला प्रश्न का हल लंबा हो सकता है। देखिए रैखिक युग्म क्या होता है, रैखिक युग्म के मतलब दोनों तरफ मान लेते हैं कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम मान लेते थे कोण 1 है, फिर ये कोण है, ये कोण कितना है, यहाँ पर कोण है एस पी क्यू और कोण है 3, यानी कोण 1 एस पी क्यू प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा रैखिक युग्मों से। तो कोण 1 प्लस कोण एस पी क्यू प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्मों से। तो कोण 1 यहाँ पर एस पी क्यू को एस पी क्यू किए, कोण 3 को कोण 3 किए, बराबर 180 डिग्री के बदले जैसे ई वाला अब जाते हैं हम, जैसे इधर जाते हैं तो इधर में देखिए ये कोण 2 और ये कोण कितना है, आर पी क्यू आर और 4 कोण, ये भी तो रैखिक युग्म है, तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री के बदले यहाँ पर लिए कोण 2 कोण पी क्यू आर प्लस कोण 4, तो यहाँ पर कोण 1 फिर नीचे गए प्लस कोण एस पी क्यू कोण 3 बराबर, यहाँ पर जैसे जो कोण 1 बराबर कोण 2 है ना, तो 2 के बदले कोण 1 लिए प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण 3, कोण 1 कट गया, कोण 3 कट गया, बचा एस पी क्यू बराबर पी क्यू आर, इसको समीकरण नंबर 3 लिए। ठीक है, अब एस पी क्यू और पी क्यू आर, एस पी क्यू और पी क्यू आर, देखिए यहाँ पर जो एस पी क्यू और पी क्यू आर दोनों का कोण क्या होगा, 180 डिग्री है। जो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो एस पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, और एस पी क्यू पी क्यू आर के बराबर होते, पी क्यू आर के बदले एस पी क्यू कर सकते बराबर 180 डिग्री। तो 2 एस पी क्यू बराबर 180 डिग्री, 2 से करें 90 बार, यानी एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी जब एस पी क्यू 90 डिग्री निकला तो पी क्यू आर भी 90 डिग्री निकला। तो 90 डिग्री तो निकल गया है, अब पहले ही सिद्ध होता था कि समांतर चतुर्भुज है, तो अतः समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए पी क्यू आर एस एक आयत है, ये सिद्ध करना था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि दर्शाए कि त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करते। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज लिए और यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज ले, ये माध्यिका खींचे ए ए डी, तो इसमें बोला गया कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो माने ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका ए डी है, रचना खींची कि बी सी समांतर एल, बी सी के समांतर एक रेखा खींची एल। ठीक है, और सिद्ध करना है कि हम लोग का ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो दोनों को ले लिए यहाँ पर,
त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। देखिए AD मध्य बिंदु है, जब AD मध्य बिंदु है तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर AD मध्य बिंदु तो BD बराबर CD होगा, तो यहाँ पर BD बराबर CD है तथा L समांतर BC है। तो जब BD बराबर CD है और L समांतर BCD होगा, L समांतर BC होगा, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल समान होगा, यानी ये भी प्रूव करना था, यानी प्रूव हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर की सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है। देखिए एक हम जैसे वृत्त की बराबर जीवाएं, जैसे एक वृत्त लिए, ठीक है, और वृत्त के दो जीवा खींचे, एक यहाँ पर AB और एक पर यहाँ पर CD, और वृत्त की दोनों जीवाएं बराबर हो और सिद्ध करना है। बोला गया है कि जो वृत्त के द्वारा यहाँ पर कोण बना रहा है, जीवा के द्वारा यहाँ पर कोण जो जीवा के द्वारा कोण बना रहा है, ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले एक वृत्त लिए, जैसे यहाँ पर, तो वृत्त लिए, यहाँ पर वृत्त का माना O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसके दो जीवाएं AB और CD है, और दिया है कि AB बराबर CD है, यानी जीवाएं बराबर है तो बराबर है। सिद्ध करना है कि कोण AOB और कोण COD बराबर है। उसके बाद हम क्या किए कि दोनों त्रिभुज ले लिए। देखिए जो सिद्ध करना बोलता है ना, उसी को ले लेंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या है, यहाँ पर AO और CO क्या है, वृत्त की तिरछा है, और वृत्त की तिरछा क्या होगा, समान होगा, यानी AO बराबर CO। उसी तरह BO और DO, जैसे यहाँ पर BO और DO क्या होगा, तिरछा होगा, और AB बराबर CD तो दिया ही है, बराबर है। तो देखिए क्या मिलता है, 3 को भुजा के इंग्लिश में बोलता है साइड यानी S सर्वागसम से त्रिभुज AOB सर्वागसम त्रिभुज COD। हम लोग क्या जानते हैं कि जब सर्वागसम होता है तो प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसलिए कोण AOB बराबर कोण COD। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर कि यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्त को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करते सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। देखिए आकृति यहाँ पर दिया गया है। देखिए तो आकृति में क्या दिया गया था, एक मतलब जो लंब यहाँ पर खींचे हम, ये लंब नहीं खींचा हुआ था, ठीक है, तो लंब को अपने से खींचे, इसलिए रचना बराबर OM लंब AD खींची। तो OM लंब AD खींचे तो क्या होगा, तो AD AM और MD बराबर होगा, यानी AM बराबर DM समीकरण 1। तो जब ये AD के लंब खींचिए तो ये BC के भी तो लंब होंगे, तो इसीलिए OM लंब BC, इसलिए BM बराबर CM। इस समीकरण 2 लिए। अब क्या आगे कि समीकरण 1 - 2, तो समीकरण 1 में क्या है AM - BM, समीकरण 2 में क्या है DM - CM। तो यहाँ पर AM में से BM को घटाएंगे तो क्या होगा, AB होगा, और यहाँ पर जो DM में से हम CM को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CD होगा। तो यहाँ पर जो कि ये AM - BM बराबर AB और DM - CM बराबर CD, तो ये तो प्रूव करना था, सिद्ध हो गया, प्रूव। अगला प्रश्न देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि आंकड़े का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आरोही क्रम में दिया गया है, यानी बढ़ते क्रम में, और माध्यक दिया हुआ है और x का मान निकालने बोला। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बराबर 2 बार टर्म। तो n कितना है, देखिए यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को है। तो यहाँ पर माध्यक दिया है 63, तो माध्यक बराबर 63 बराबर n 10+1 बटा 2 बार टर्म। तो बराबर 63 10+1 11 बटा 2 बार टर्म। तो 11 बटा 2 यानी 5.5 बार टर्म। तो 63 बराबर 5.5 बार टर्म, यानी 5 बार टर्म प्लस 6 बार टर्म बटा 2। तो 5 बार टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 बार टर्म x है, और 6 बार टर्म x बटा 2 है, x+2 है। तो यहाँ पर 63 बराबर x+2 बटा 2। तो यहाँ पर 2 को ऊपर नीचे क्या था, गुना किया तो 126, यहाँ पर x 2x+2। ठीक है, अब नीचे है यहाँ पर 126 बराबर 2 को कॉमन लिए थे, x+1 2 को काट दे, 2 6 12 2 3 6, यानी 63 बराबर x+1, तो x बराबर 63 - 1 यानी x बराबर 62। तो x का मान निकालने बोला था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर है कि बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले में से 50 बीज यादृच्छिक चुनकर उन्हें ऐसी मानवीकृत अवस्था में रखा गया जो अंकुरण के अंकुलन है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिन के नीचे दर्शाए गए अनुसार सारणी में दिया गया। जिसके 5 थैले में से प्रत्येक थैले से मतलब एक बीज निकाले, और बीजों की संख्या नीचे दिया गया है, और बीजों की संख्या का उसका प्रायिकता निकालने के लिए बोला गया है। जैसे 1 नंबर प्रश्न है कि एक थैले में 40 से अधिक होने की प्रायिकता, एक थैले में 49 बीज के होने की प्रायिकता, एक थैले में 35 होने की प्रायिकता। चलिए एक एक शुरू करते हैं। देखिए कुल थैलों की संख्या है 5,
और उसके बाद जैसे 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि एक थैले में 40 से अधिक बीज, तो एक थैले में 40 से अधिक बीज होने की प्रायिकता। तो देखिए 40 से अधिक बीज, तो 40 से अधिक बीज एक ए वाला है, एक ए वाला है, एक वाला है, 3 यानी 3 अब कुल थैले से 3/5। उसके बाद है यहाँ पर कि एक थैले में 49 बीज होने की प्रायिकता। देखिए तो 49 तो किसी में भी नहीं है, किसी में नहीं है इसमें, तो 49 यानी 0 हो जाएगा, तो 0/5 यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर कि एक थैले में 35 से अधिक बीज होने की प्रायिकता, तो 35 से अधिक, तो देखिए यहाँ पर 35 से तो सभी में अधिक है, तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा तब 5/5 और 5 को 5 से काट दीजिएगा एक बार, यानी 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर कि 2 बच्चे वाले 1500 परिवार की यादृच्छा चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है जो। उसके बाद परिवार की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि 2 लड़कियां होने की प्रायिकता, 1 लड़की होने की प्रायिकता, कोई लड़की नहीं होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर 2 लड़कियों की प्रायिकता, 2 लड़कियों, देखिए यहाँ पर जो है 2 लड़कियां होने की प्रायिकता, तो 2 लड़कियां होने की प्रायिकता कितना, 2 लड़कियों होने की संख्या है 475, नीचे कुल संख्या 1500, तो 1500 यहाँ पर 5 से काटिए, 5 9 45, 5 5 25, फिर 5 3 15 00, फिर यहाँ पर 5 से काटे इसको, 5 36 और 0, फिर यहाँ पर 5 19 95, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 19/60। फिर है यहाँ पर कि एक लड़की होने की प्रायिकता, तो देखिए एक लड़की होने का यहाँ पर संख्या कितना है 814, तो यहाँ पर किए 814, नीचे कुल संख्या 1500, 2 को काटे, 2 से काटे, 2 4 8 0 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, 3 407/700। फिर है कोई लड़की ना होने की प्रायिकता, कोई लड़की ना होने की प्रायिकता यानी 0, तो 0 में कितना है 211, 0 में है 211, तो 211 बटा कुल संख्या 1500, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 211/1500। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर की समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है, आकृति दिया हुआ है, और सिद्ध करने वाला कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CQB, 2 नंबर AP बराबर CQ, 3 नंबर AQB सर्वांगसम CPD, 4 नंबर AQ बराबर CP और APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए तो जो इसको सिद्ध करने बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग 5 नंबर वाला सिद्ध करेंगे कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इससे हम लोग का सभी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है चित्र ABCD दिया गया है, तो और यहाँ पर तो हम क्या किए, रचना किए कि AC को मिला दिया, यहाँ पर AC को मिला दिया, BD तो मिला हुआ था जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 5 का हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और AC BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा, OB बराबर OD होगा। ठीक है, उसी तरह जो BQ बराबर PD आप लोग को प्रश्न में दिया गया है, BQ बराबर DP। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए कि इस जो यहाँ पर किए OB से BQ को घटा दिए, OB से BQ को घटा दिए, उसी तरह यहाँ पर OD से DP को घटा दिए, तो OB माइनस BQ क्या हो जाए, देखिए चित्र में समझिए, OB पूरा है OB में से नीचे वाला BQ को घटा दें तो ऊपर वाला OQ बचेगा। उसी तरह OD में से आप लोगों का जो ये वाला घटा देंगे PD घटा देंगे तो यहाँ पर OP हो जाएगा। तो यहाँ पर वही किया है जो आप लोगों का, तो यहाँ पर हो जाएगा OQ बराबर OP, उसी प्रकार OA बराबर OC हो जाएगा। तो जब देखिए आप लोगों का जो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है कि APCQ, तो इसमें देखिए AP बराबर CQ है और CP बराबर AQ है, तो ये जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, 5 नंबर वाला सॉल्व हो गया। फिर 1 नंबर वाला प्रश्न है कि APD सर्वांगसम CQB सिद्ध करने बोला गया। तो हम क्या बोले कि जो सिद्ध करने के लिए बोलता है उसी का हम ले लेंगे। तो त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में क्या होगा, यहाँ पर जो AD बराबर CB होगा, AD बराबर CB क्यों होगा, देखिए AD बराबर CB होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, प्रश्न में बोला गया है। तो AD बराबर CB, उसी तरह AP बराबर CQ होगा और DP बराबर यहाँ पर BQ हो जाएगा। तो 3 को भुजा मिल रहा है यानी साइड सर्वांगसम से, तो त्रिभुज APD सर्वांगसम CQB।
और 2 नंबर सिद्ध करने बोला गया कि ए पी बराबर सी क्यू। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2 त्रिभुज अगर सर्वागसम हो जाता है तो प्रत्येक भुजा बराबर हो जाता है, तो इसीलिए ए पी क्यू बराबर सी क्यू। ठीक है। अब अगला प्रश्न में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बी सर्वागसम सी पी डी। तो ए क्यू पी तथा सी पी डी के लिए ए बी बराबर सी डी समांतर चतुर्भुज बराबर होगा, ए क्यू पी बराबर सी पी होगा, बी क्यू बराबर डी पी होगा। तो साइड सर्वागसम से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वागसम त्रिभुज सी पी डी। देखिए सर्वागसम तो प्रूव हो गया, जब सर्वागसम होगा तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा, इसलिए ए क्यू बराबर सी पी। ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं 16 नंबर प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में बराबर होता है। देखिए प्रश्न ये बोला गया है कि कोई हम चतुर्भुज ले रहे हैं, ठीक है, कोई हम चतुर्भुज ले रहे हैं, उसमें और एक तो हम चतुर्भुज खींच दिए, मान लेते इस तरह का और एक तो चतुर्भुज कर ले, तो आधार एक ही है ना। तो जब एक ही आधार होता है तो दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है, तो ये सिद्ध करने के लिए बोला गया। तो हम चतुर्भुज के लिए देखिए आप लोगों का एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, और एक चतुर्भुज लिए आप लोगों का यहाँ पर ई एफ सी डी। तो ये पर यहाँ पर मान लिए कि माना ए बी सी डी और ई एफ सी डी 2 समांतर चतुर्भुज है, एक ही आधार डी सी। देखिए ए बी सी डी भी डी सी पर आधार स्थित है और ई एफ सी डी भी डी सी पर स्थित है, और एक ही समांतर रेखा ए एफ यहाँ पर जो आप लोगों का है यहाँ पर ए एफ और डी सी के बीच में स्थित है, दोनों चतुर्भुज। ठीक है। सिद्ध करना है कि यहाँ पर कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी सी एफ में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर डी ए ई, जो डी ए ई कौन है, और सी बी एफ ये कौन क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए डी समांतर बी सी है। तो जब समांतर होता है तो कौन बराबर होगा, संगत कौन भी बोल सकते हैं, और ए डी बराबर तो बी सी होगा ये, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज बोला गया है। और उसी तरह ए ई डी बराबर बी एफ सी होगा, तो संगत कौन है, तो क्या होगा, एक कोण मिला यानी एंगल, एक भुजा ये मिला यानी साइड, एक कोण मिला यानी एंगल। तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ए डी ई सर्वागसम त्रिभुज बी सी एफ। ठीक है। तो जब सर्वागसम तो प्रूव हो गया, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी डी डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी ई का क्षेत्रफल, और ये वाला जो बचा बी ई, यहाँ पर बोल सकते हैं बी ई डी सी का क्षेत्रफल, ई वाला होगा ना। तो यहाँ पर किए एरिया यानी क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई डी सी बी, नीचे एरिया ऑफ ए बी सी डी, और जब यहाँ पर बराबर किए और ए डी ई के बदले यहाँ पर लिए बी सी एफ, क्यों लिए, क्योंकि दोनों सर्वागसम है तो यहाँ पर बराबर होगा, प्लस एरिया ऑफ ई डी सी बी। तो यहाँ पर नीचे आए एरिया ऑफ ए बी सी डी, और देखिए बी सी ई और ई डी सी बी को जोड़िए, बी सी एफ और ई डी सी बी को, बी सी एफ, जैसे यहाँ पर देखिए बी सी एफ और यहाँ पर ई डी सी बी को जोड़िए, तो ये चतुर्भुज आ गया ना। तो ये चतुर्भुज क्या है, ई एफ सी डी। तो ये चतुर्भुज आ गया यहाँ पर ई एफ सी डी, और यही तो सिद्ध करने के बोला गया कि दोनों चतुर्भुज बराबर होते हैं, एक ही आधार पर, तो प्रूव हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है 17 नंबर। देखिए 17 नंबर भी रचना से है, तो इसके लिए बोर्ड चाहिए, इसका हम हाल ही में वीडियो अपलोड कर देंगे, चिंता की बात नहीं है। और देखते हैं अब 18 नंबर वाला। 18 नंबर प्रश्न है कि एक त्रिभुजा का पार्क ए बी सी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है। एक मालिन धनिया की इसके चारों ओर बाल लगाना चाहती है, इसके अंदर घास उगानी है, उसे कितना क्षेत्रफल में घास उगानी है। देखिए हिरन का सूत्र है जो त्रिभुज से ए बी सी दिया हुआ है, और आप लोग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। और उसके बाद प्रश्न को और बढ़ाया गया है कि 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हैं, इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाल लगाने का वही भी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पर ए बराबर 120 है, बी बराबर 80, सी बराबर 50 है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मान बिठा दिए 120 प्लस 80 प्लस 50 बटा 2, तो एस बराबर 250 बटा 2, काट दिए 125। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर रूट अंडर एस है 125, एस माइनस ए यानी 125 माइनस ए 120, 125 माइनस बी यानी 80, 125 माइनस सी यानी 50। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आए थे रूट अंडर 125 के 125, 125 में 120 किया 5, 125 में 80 किया 45, 125 में 50 किया तो 75। ठीक है।
अब नीचे आते हैं यहाँ पर देखिए 125 को हम लोग तो 5 गुना 25 कर सकते हैं ना, क्योंकि 5 25 125 होता है। और इस 5 को 5 ही कर दिया, 45 को 5 गुना 9 किए और 75 को 5 गुना 15 किए। और वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक ये वाला 5, जैसे हम ये वाला 5 और ये वाला 5 जोड़ा है तो एक को 5 लिए, और 25 का क्या होगा 5 गुना 5 यानी एक को 5 ये लिए। फिर यहाँ पर ये वाला 5 ये वाला 5 ये 5 लिए, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 9 3 होता है, 3 रूट अंडर रूट 15 में है तो 15 आप सबको गुणा कर दिए। तो 5 5 25 5 25 125 125 और 3 को गुणा करें तो 375 रूट अंडर 15। क्षेत्रफल निकाला तो वर्गमीटर। तो प्रथम पार्ट का तो निकल गया, और अब निकालने बोला है कि उसके बाद आप लोग तो दूसरे पार्ट में यहाँ पर निकालने बोला गया था कि एक 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बार लगाने का ज्ञात किया। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर बार का परिमाप हो जाएगा a + b + c। a 120 है, b है 80, c है 50, सभी को जोड़ दिया 250। तो बार लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई 3 मीटर छोड़ देना है बोला गया। तो 250 में 3 यानी 247 मीटर हो गया। ठीक है। और बार लगाने का व्यय है कि 1 मीटर का दाम है 20 रुपये, तो 247 का दाम हो जाएगा 20 से गुना कर देंगे तो 4940 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर जैसे है कि 40 इंजीनियर के उनके आवास से कार्य स्थल की किलोमीटर दूरिया है, और जैसे कि आप ये सब दिया हुआ है आप लोगों का। उसके बाद निकालने बोला गया है कि 0 से 5, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग में 5 वाले एक वर्गकृत बारंबारता बाटन सारणी बनाई गया है। ठीक है। सारणी बनाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दूरिया है किलोमीटर में, तो इसको लिखिए। देखिए आंसर में दूरिया किलोमीटर में, फिर मिलान चिन्ह लिखिए, फिर बारंबारता लिखिए। यहाँ पर बोलने के लिए क्या बोला गया था कि 0 से 5 है, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पर 0 से 5, तो 0 से 5 तक 5 सम्मिलित नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं 0 1 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं। उसी तरह जो 5 से 10 है, 5 से 10 में हम 10 नहीं लिख सकते, लेकिन 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं। उसी तरह देखेंगे अगर कि 10 से 15, तो 10 से 15 10 11 12 13 14 लिख सकते हैं, 15 नहीं लिख सकते। ठीक है। तो 0 से 5 तक है, इसमें तो हम लोग 0 से 4 तक लिख सकते हैं। तो 0 से 4 तक गिने कि कितना संख्या आ रहा है 0 से 4 तक। तो 0 से 4 तक यहाँ पर 3 आया थे, 1 2, फिर 0 से 4 तक गिनेंगे, देखेंगे कौन वाला है, इस तरह का देखने हैं। 1 टो है 2 2 टो, फिर है 0 से 4 यहाँ पर एक 3 है 3 टो, फिर 0 से 4 यहाँ पर 1 टो है, फिर 0 से 4 नहीं है। तो कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 गो है। तो यहाँ पर देखिए 4 गो नहीं 5 गो होगा। 0 से 4 यहाँ पर और एक बार देख लेते हैं। 0 से 4 1 हुआ, 1 1 1 1 1 1 हुआ, फिर 2 हुआ 2, फिर यहाँ पर 3 हुआ, फिर यहाँ पर 4 हुआ, फिर यहाँ पर है, और यहाँ पर एक तो 3 है, देखिए 5, तो 5 को हो गया। तो यहाँ पर लिखना है जैसे, तो 0 से 5 को 5 को होते हैं, यहाँ पर मिलान चिन्ह में लिखना है 5 को, जैसे 1 2 3 4 और एक तो 5 हो गया यहाँ पर 5। उसी तरह 5 से 10, तो 5 से 10 यानी 5 से 9 तक गिनेंगे, 5 से 9 तक। तो 5 से 9 कितना है, यहाँ पर 1 है, 5 से 9 5 से 9 5 से 9, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर है जैसे 5 से 9, यहाँ पर 3 4 5, फिर है यहाँ पर 6 7 है 7 8 9 10 गो है यहाँ पर 5 से 9 तक। फिर है यहाँ पर और एक तो है यहाँ पर 5 से 9 तक। तो एक देखिए इसको गिनिएगा तो इसको 11 होगा आप लोग का। यहाँ पर कुछ गलती हमें हो रहा है, तो आप लोग गिन लीजिए कि 11 होगा, क्योंकि हम पहले गिन के लिखे। तो 5 से 10 आप लोग 11 होगा। तो 11 कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, फिर 11। तो इस तरह लिखिए, फिर 11 है। उसी तरह 10 से 15 तक गिन लीजिएगा और मिलान चिन्ह में लिखिएगा। फिर 15 से 20 तक, फिर 20 से 25 तक, फिर 25 से 30 तक, फिर 30 से 35 तक, और लास्ट में इसको जोड़ दीजिएगा कि कुल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो सभी को जोड़ने के बाद 40 हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों का जो 19 का 19 प्रश्न का एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए थे। ठीक है। तो जैसे आप सभी का प्रश्न में उत्तर देना जरूर नहीं है। जैसे 1 से 7 तक 7 प्रश्नों का, 1 से 7 तक 5 प्रश्नों का, 8 से 14 तक 5 प्रश्नों का, 15 से 19 तक 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।